गुड इवनिंग क्लास। आइए, हमारा ये दूसरा वीडियो है। कल मैंने इसका पहला पार्ट डाला था, आज इसका ये पार्ट 2 है। तो जहाँ से हमने प्रश्न अपने छोड़े थे वहाँ से प्रश्न हम दोबारा शुरू करेंगे। और ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है, चैप्टर नंबर 5, क्या बताती हैं किताबें और कब्रगाह। तो उसी पर सवाल हैं। तो आइए चलिए इस प्रश्न को शुरू करते हैं और कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला प्रश्न बोर्ड पर ये रहा। पहला प्रश्न बोर्ड पर क्या कह रहा है कि इनाम गांव के बारे में बताया था कि इनाम गांव कहाँ पड़ता है। इनाम गांव पड़ता है महाराष्ट्र में। इनाम गांव में मानव निवास करता था कितने 100 साल पहले? 3600 से लेकर 3500, 3600 से लेकर 2750, 3600 से लेकर 2700 या 3000 से लेकर 2200। ध्यान रखिएगा, अगर आपने एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ी होगी तो आप ध्यान रखिएगा कि इनाम गांव में जो मानव निवास के साक्ष्य मिले हैं वो 3600 से लेकर 2700 लिखे हुए हैं। क्या है? 3600 से लेकर 2700 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। इसीलिए इनाम गांव के बारे में ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा कि ये किस नदी किनारे है। ध्यान रखिएगा कि भीमा की सहायक नदी का नाम क्या है? घोड़। तो ये महाराष्ट्र में भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे बसा हुआ है इनाम गांव। ठीक है लर्नर्स, अगला सवाल देखिएगा, बोर्ड पर ये रहा। ये सब सवाल आपसे पूछेगा दोस्तों। क्या सवाल पूछेगा? ये फिर पूछेगा कि 3500 साल पहले लेखन कला के उदाहरण हमें मिलते हैं कहाँ से? चीन से, यूनान से, मिस्र से या बी और सी दोनों से? अगर आप सबसे पहले बात करो लेखन कला, दुनिया में लेखन कला का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ? दुनिया में सबसे पहले लेखन कला का विकास कहाँ पे हुआ? चीन में हुआ। चीन जवाब सही होगा। चीन। ठीक है, चीन जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है कि 5 कमरों वाले मकान में, ध्यान रखिएगा, अगर आपने क्लास 6 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रगाह, उसमें लिखा हुआ है कि 5 कमरों वाले मकान में मानव को दफनाने, ये बेटा यहाँ दफनाना लिखा हुआ है, दफनाना। ठीक है, 5 कमरों वाले मकान में मानव को दफनाने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? इनाम गांव से, कर्नाटका से, लोथल से या कश्मीर से? अगर आपने एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा इसका भी उत्तर क्या होगा। सर इसका भी उत्तर क्या होगा? इनाम गांव होगा। क्या उत्तर होगा? इनाम गांव। इनाम गांव जो कि महाराष्ट्र में घोड़ नदी किनारे पर स्थित है, जहां पे 3600 से लेकर 2700 साल पहले के बीच में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। वहीं पर मानव को घर में दफनाने के साक्ष्य मिले हैं और 5 कमरों वाला मकान भी हमें देखने को मिला है, वो है इनाम गांव। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर घर के अंदर मानव को भी दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से कहाँ? उत्तर से दक्षिण की तरफ। ठीक है, ये आपका एरो रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बहुत आसान क्वेश्चन रखा है मैंने आपके लिए, बहुत आसान क्वेश्चन रखा है। अभी कल मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। कल मैंने बताया था कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। 1 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। कल मैंने बहुत एक्सप्लेन भी किया था कि वेद जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पुराना वेद कौन सा है तो कमेंट सेक्शन जवाब दीजिएगा कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, सबसे नया वेद कौन सा है। फिर ऋग्वेद की विषय वस्तु बताइएगा, सामवेद की विषय वस्तु बताइएगा, यजुर्वेद की विषय वस्तु बताइएगा और अथर्ववेद की विषय वस्तु बताइएगा। मुझे कमेंट में सारे उत्तर चाहिए। ठीक है, अगर आप कमेंट में उत्तर करो तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि अनअकैडमी पे अगर आपको ज्वाइन करना हो तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हो और अदरवाइज आप इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करके अनअकैडमी को ज्वाइन भी कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, अगला कुछ सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल ये है, अगला सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। ये क्वेश्चन मैंने कल कराया भी था कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से कि सर सबसे पुराना वेद जो है वो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इतनी सर बार प्रैक्टिस कर लेते हैं सर हमें याद हो गए। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। सबसे पुराना वाला ऋग्वेद, सबसे नया वाला कौन सा? अथर्ववेदा है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद की विषय वस्तु क्या है? ऋग्वेद में मंत्र हैं, सामवेद में मंत्र और संगीत हैं। एस फॉर संगीत होता है, एस फॉर संगीत होता है और एस फॉर सामवेदा होता है। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ संबंधी विधि विधान है, तो वाई फॉर यज्ञ हो गया, वाई फॉर यजुर्वेदा हो गया। और अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद में जादू टोना और औषधियां हैं।
जादू टोना और औषधियां हैं। ध्यान रखिएगा, ये आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए मैंने पिछले क्वेश्चन का जवाब भी आपको दे दिया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, 38वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में जो प्रार्थनाओं की रचना है वो ऋषियों ने की है। पहला स्टेटमेंट, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना कुछ महिलाओं ने भी की है। क्या दोनों स्टेटमेंट सही है? क्या दोनों स्टेटमेंट गलत हैं या इनमें से कोई सही नहीं है? अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए और कल के सेशन पे ध्यान दीजिएगा तो मैंने बताया था कि वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। साथ ही कुछ महिलाओं की भी चर्चा मिलती है जिन्होंने सूक्त रचनाओं या प्रार्थनाओं की रचना की, जैसे कि अपाला, घोषा, विश्वरा, लोपा, मुद्रा। इन महिलाओं की चर्चा भी देखने को मिल जाती है। इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 स्टेटमेंट नंबर 2 दोनों सही है। ठीक है, आपका क्या जवाब होगा? ए। ठीक है, ये जवाब होगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपको मुझसे जुड़ना हो तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर है 8174091182। दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। यहाँ पे बहुत सारे मैं नोट्स भी दे देता हूँ आप लोगों को, क्लास के लिंक भी दे देता हूँ। अनअकैडमी स्पेशल पर जो क्लासेस लेता हूँ तो आपको काफ़ी सारा कंटेंट भी मिल जाता है। कई सारे क्वेश्चंस की PDF में अपलोड करता रहता हूँ, कई सारा कंटेंट भी अपलोड करता हूँ। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे मुझे कंटेंट के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, हाँ, मैं कंटेंट भी प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा लर्नर्स, ध्यान रखिएगा 8174091182। और मेरा नाम क्या है? मेरा नाम चंचल अग्रवाल है। ध्यान रखिएगा, मेरा नाम क्या है? चंचल अग्रवाल। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन देखिएगा लर्नर्स। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए लिखा भी है चंचल अग्रवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऋग्वेद की भाषा क्या है? ऋग्वेद की भाषा संस्कृत है, हिंदी है, तेलुगु है, तमिल है। सर बहुत आसान क्वेश्चन है। ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? संस्कृत, या इसे वैदिक संस्कृत या इसको प्राक संस्कृत भी कह सकते हैं। वैदिक संस्कृत बोलिए तो भी सही है, प्राक संस्कृत बोलिए तो भी सही है। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन मैंने रखा है और मैंने कई बार क्लास में बोला भी है। क्या क्वेश्चन बोला है? सवाल देखिएगा कि अपाला, घोषा, विश्वरा, लोपा, मुद्रा। अपाला, घोषा, विश्वरा, लोपा, मुद्रा, ये महिलाएं वैदिक प्रार्थनाओं की रचना की है। इन महिलाओं ने वैदिक प्रार्थनाओं की रचना की है। क्या ये स्टेटमेंट सही है या स्टेटमेंट गलत है? अगर आपने मेरे लेक्चर को ध्यान सुना होगा तो मैंने कई सारे सेशन में बताया कि अपाला, घोषा, विश्वरा, लोपा, मुद्रा, इन महिलाओं की चर्चा हमें मिलती है जिन्होंने ऋग्वेद के कई सारे मंत्रों की रचना की है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सी जवाब होगा, इसका सॉरी ए जवाब होगा। दोनों ये स्टेटमेंट पूरा का पूरा सही है लर्नर्स। दूसरी बात यह है लर्नर्स कि अगर आपको मेरा मेहनत पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक, आपके कमेंट और आपके जितना ज़्यादा शेयर कर देंगे उतना ज़्यादा मेरे चैनल पे व्यूज़ पड़ेंगे और उतना ज़्यादा यूट्यूब मुझे प्रमोट करेगा। तो आपके हाथ में जनता स्वामी होती है, जनता सब कुछ होती है, जनता जनार्दन होती है। तो जनता अपना रोल दिखाइए, इस वीडियो को वायरल करने में थोड़ा मदद कीजिएगा। जनता जनार्दन होती है, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ होता है, पैमाना होता है, जिसको बात को मैं अच्छे से मानता हूँ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखिएगा, यमुना, गंगा नदी, कौन कौन सी नदी है? यमुना नदी, गंगा नदी। यमुना और गंगा नदी का जिक्र ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? सर 11 बार हुआ है, सर 1 बार हुआ है, सर 200 बार हुआ है, या 1000 बार हुआ है? ध्यान रखिएगा कि अगर आप NCERT सही से पढ़िए तो लिखा हुआ है कि यमुना और गंगा नदी का जिक्र ऋग्वेद में केवल एक बार। NCERT की लाइन से एक भी सवाल NCERT के बाहर फ्रेम नहीं हुआ है। आप जस्ट रीडिंग करिए, रीडिंग करिए, तब जाके क्वेश्चन को आसानी से आप कर पाओगे। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अब अगला सवाल थोड़ा सा बड़ा करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है आप लोगों से कि ऋग्वैदिक काल युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन का मतलब थोड़ा समझिएगा कि ऋग्वैदिक काल में क्या कबीलों के बीच में युद्ध होते थे? बिल्कुल होते थे। तो ऋग्वैदिक काल में जो कबीलों के बीच में आपस में युद्ध होते थे उनके संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े गए, लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी लड़ी जाती थीं। युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था। ठीक, इस काल में युद्ध के लिए कोई स्थायी सेना नहीं होती थी।
अब मुझे बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है। आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए, फिर स्टेटमेंट को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, पढ़ लीजिए पहले। और मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखिए, जब भी आप सीटेट या दुनिया का कोई पेपर देने जाइए, आप सीटेट देने जाइए, टेट देने जाइए, यूपी टेट देने जाइए, आप एसएससी देने जाइए, यूपीएससी देने जाइए, आप पीसीएस देने जाइए, दुनिया कोई भी एग्जाम देने जाइए, अगर ऑप्शन में कहीं पर भी सभी लिखा है, ऑप्शन में केवल लिखा है, ऑप्शन में एकमात्र लिखा है ना, या ऐसा कुछ लिखा हुआ, एकमात्र, सभी या केवल, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो 80-90% चांस हैं, 80-90% चांस है कि वो स्टेटमेंट क्या होगा, वो स्टेटमेंट कंप्लीटली रॉन्ग होगा। ये आपको मैंने ट्रिक बताई है कि जहां पर भी आपको सभी, एकमात्र या फिर इनमें से कोई नहीं ऐसा लिखा मिले या केवल एकमात्र लिखा मिले, इसका मतलब वो स्टेटमेंट 80-90% चांस होता है कि वो गलत है। इस पर आप खेल सकते हो। और आपके सामने 4 ऑप्शन है, केवल तीसरे में लिखा हुआ केवल, इसका मतलब जो तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में सरदारों और पुरोहितों के साथ में जो वैश्य वर्ग था, जो थोड़ा बहुत खेती बाड़ी करता था, जो थोड़ा बहुत पशुपालन करता था, उनके बीच में भी धन का बंटवारा किया जाता था। इसका मतलब सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं, गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, होपफुली आपको ट्रिक समझ में आई होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा और देखिएगा, बड़ा क्वेश्चन है, सीटेट का क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल में काम के आधार पर वर्गीकृत 2 समूह, पुरोहित और राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, वो तरह तरह के यज्ञ करते थे और अनुष्ठान करते थे। राजा महलों में रहते थे और शासन करने के लिए कर वसूलते थे। क्वेश्चन किसके बारे में है? क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल के बारे में। अब मुझे बताइए कि निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है लर्नर्स? केवल एक सही है लर्नर, 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, फिर उत्तर करने की कोशिश कीजिएगा। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, थोड़ा समय ले लीजिए आप लोग। देखिए, अगर आप ऋग्वैदिक काल की बात करो, तो ऋग्वैदिक काल में साफ साफ लिखा हुआ है कि ऋग्वैदिक काल में कबीले के सरदार के पास में, कबीले का जो सरदार होता था उसके पास में खुद खाने की वस्तुएं उपलब्ध नहीं थी। कबीले के सरदार के पास में रहने कोई ठिकाना नहीं था। जब कबीले के सरदार के पास में खाने कोई ठिकाना नहीं था, रहने कोई ठिकाना नहीं था, तो क्या वो महलों में रह सकता है? क्योंकि जो ऋग्वैदिक काल का समाज है वो अस्थायी है, कबीलियाई है, फूड गैदरिंग करता है, एनिमल हस्बेंड्री करता है, अपने जानवरों को खाना खिलाता है, चराता है, वो खेती बाड़ी बहुत कम करता है। इसीलिए जब उनका कोई ठिकाना ही नहीं है तो महलों में कहाँ रह सकते हैं? दूसरी बात देखिएगा कि जब उनके पास में खाने का ठिकाना ही नहीं है तो वो जनता से टैक्स कैसे ले सकते हैं शासन करने के लिए? इसका मतलब क्या है कि सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो केवल ए सही है। ठीक है, चलो आप कॉन्सेप्ट पर टिके रहिए। कॉन्सेप्ट, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है, मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है, तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इस तरह के प्रश्न आप फटाफट सही करोगे। और अगर आपको इस तरह के पढ़ना है चीज़ें तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर लिखा हुआ है, नंबर पे आइए, आपको मैं पीडीएफ भी दे सकता हूँ, बहुत सारे कंटेंट भी दे दूंगा। और अगर मेरी क्लासेस ज्वाइन करनी है तो क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब समझ लीजिए कि कॉन्सेप्ट के बिना काम चलता वलता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऋग्वेद में देखने को मिलता है? पुरुजन, भरतजन, यदुजन। ठीक है, कूट दिया हुआ है कि केवल 1 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, और 1, 2, 3 तीनों सही है। फटाफट बताइए कि निम्न में से कौन सा शब्द ऋग्वेद में देखने को मिलता है? ठीक है, फटाफट बताइएगा। भरत, पुरु, यदु। ध्यान रखिएगा, तीनों के तीनों शब्द हमें देखने को मिलते हैं कि ऋग्वेद में पुरु मिलता है, भरत मिलता है, यदु मिलता है। इसका मतलब क्या है कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तीनों में कोई समस्या नहीं है। आपको एक मैं ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या है? आदित्य, आदित्य पी। देखो क्या है आदित्य पी, क्या है? देखो आदित्य हो गया ना, आदित्य क्या है? हमारे लिए बहुत प्यारा है, तो पी फॉर क्या हो गया? पुरुजन। पी फॉर क्या हो गया? पुरु।
पुरु कबीला हो गया। टी फॉर क्या हो गया, तुर्वस कबीला हो गया, तुर्वस कबीला हो गया, ठीक है। वाई फॉर क्या हो गया, यदु कबीला हो गया, यदु कबीला हो गया। डी फॉर क्या हो गया, द्रुह कबीला हो गया, द्रुह कबीला हो गया। ए फॉर क्या हो गया, कौन सा हो गया, अनु अदु क्या बोलता है, ध्रुव तुर्वस अनु 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 ऐसे ऐसे कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ये 5 कबीले थे और इन 5 कबीलों को हराने वाला कौन था, भरत नाम कबीला था। इसका मतलब जो है ये चारों स्टेटमेंट, आपके तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि हमें जन शब्द और विश शब्द दोनों मिला है कबीले के लिए, जन और विश दोनों मिला है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। छोटा क्वेश्चन है लेकिन ध्यान से देखिएगा। क्या क्वेश्चन देखना है कि आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारते थे। शत्रु कहते थे, विरोधी कहते थे, अरि कहते थे, दस्यु कहते थे। एनसीईआरटी पढ़िए, आप जस्ट एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित में से क्या कह के पुकारते थे, तो अपने विरोधियों को दस्यु कह के पुकारते, दस्यु कह के पुकारते थे। एक क्वेश्चन और करिए, फिर क्लास खत्म हो जाएगा आज का, ठीक है। नहीं, अभी ये क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, ये क्वेश्चन कल करवाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन कल करवाएंगे। ये बताओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें भरत नाम के कबीले के बारे में जानकारी ऋग्वेद में मिलती है। बिल्कुल सही है कि जब आप ऋग्वेद पढ़िएगा तो भरत नाम कबीले जानकारी मिलेगी। अब ये पूछ रहा है कि भरत नाम कबीला कहाँ रहता था, भारत में कहाँ रहता था। ये दक्षिण भारत में रहता था, ये उत्तर भारत में रहता था, ये उत्तर पश्चिम भारत में रहता था, या केवल पश्चिम भारत में रहता था। अगर आपको अच्छे से पता होगा तो कबीला जो है, भरत नाम का कबीला है, या जो आर्य भारत में आए ऋग्वैदिक काल में, जो आर्य थे वो भारत के उत्तर पश्चिम इलाके में रह गए थे, सीमित रह गए थे, ठीक है। उत्तर पश्चिम इलाका मतलब क्या हो गया, हमारा नॉर्थ वेस्ट हो गया। ध्यान रखिएगा, नॉर्थ वेस्ट इलाका होगा। और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा भैया। और एक बात मैं और बता देता हूँ आपको कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और बाकी आज के सेशन में यहीं पे ओवर कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। तो मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए, 8174091182। दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि भाई अगर आपको पसंद आ रहा हो, एज यूजुअल आप लाइक बटन दबा सकते हो मेरे भाई, बहुत ज़रूरी है। आप कमेंट करके सपोर्ट कर सकते हो कि सर कमेंट, आपका सेशन अच्छा लग रहा है, आप सीरीज़ कंटिन्यू कीजिए, मैं कंटिन्यू करूँगा। और भाई जितना शेयर कर सकते हैं तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स भी थोड़े से मुझे चाहिए होंगे, क्योंकि लाइव पढ़ाना है। लाइव पढ़ाने के लिए सब्सक्राइबर्स चाहिए होंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैक्सिमम नोटिफिकेशन मिल जाए। सब्सक्राइबर का मतलब क्या होता है कि जैसी क्लास शुरू होती है आपके फ़ोन पे मैसेज चला जाता है कि सर संचो सर का क्लास शुरू हो गया, फटाफट क्लास में आप आ जाइए, ठीक है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब ताकि फटाफट सारे बच्चे क्लास में आ जाएं। और कोई दिक्कत होती तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। सीटेट एग्जाम आ रहा है, कुछ मैं मदद आपके लिए कर सकता तो मैं वीडियो बना के मदद कर रहा हूँ। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। आपसे हम कल मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।